Dear students, good wishes. I am Sunil Kumar Dubey, standing before you through this channel Language Crux. Right now I am going to start this chapter Gender, Ling. But before listening this, you have to have a care. You must have come across my first chapter, the motivational class. I would like to say that you must read that again and again. From that, I want to motivate, I want to inspire you for English language and so on, so many things. Just I start this gender. Gender, लिंग. चूंकि इसका नाम है क्रक्स, मूल बिंदु. आप एक बात जान लें, मोटिवेशनल क्लास में आपको मैं बताया था और आप जरूर पढ़ें, बार बार उसको. क्रक्स का मतलब होता है मूल बिंदु. मैं आपको ये टेंस नहीं बताऊंगा किसी भी वीडियोज में, क्योंकि वो सामान्य चीजें हैं. किताब उसके लिए काफी है, कोई कंसेप्ट नहीं है, उसके सूत्र होते हैं. आप देखिए, पढ़िए, रखिए, समझिए अपने से. मेरा कोशिश यह है कि आपको केवल वही चीज बताऊं जिसमें आपको अधिक कंफ्यूजन हो जाता है. बहुत लोगों से ये छूट जाता है. ना कहीं ट्यूशंस में ये सब पढ़ाई हो रही है, ना किसी कोचिंग में. ये सब लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं ये सब बताने की, और लोग गलती कर जाते हैं. बहुत कुछ अंग्रेजी में सुदृढ़ता आने के बाद भी इन सभी चीजों पर लोग जीरो रन पर आउट होते हुए देखे जाते हैं कि बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं जानते हैं, मिस कर गए थोड़ा के लिए. लेकिन बहुत भारी चीज नहीं है, कंसेप्ट इसका बहुत हल्का है. इसको ध्यान से आप सुने, निश्चित समझेंगे. ये लिंग की अभी बात हो रही है. नाउन का लिंग होता है जेंडर. नाउन शब्दों के ही होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के. तो चूंकि लैंग्वेज की बात है, भाषा की बात है, बढ़िया से समझने के लिए हिंदी का हम सहारा लेकर अगर समझते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो समझ में जल्दी आती है. ठीक है. तो जस्ट ये जेंडर, पहला जेंडर होता है मैस्कुलिन. अंग्रेजी की बात है, तो इसके साथ साथ आप हिंदी समझ लीजिए. 3 जो जेंडर का विभाजन किया गया है लिंग का, तो हिंदी में जेंडर का विभाजन आपको लिखावट पर किया जाता है. कैसे लिखते हैं तो कौन सा जेंडर हो जाता है. ठीक है. अगर अनुस्वार या अनुनासिका पड़ जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, और नहीं पड़ता है प्लुरल बनाने में तो पुल्लिंग ही होता है. इस तरह का उसका है. और संस्कृत में है कि उच्चारण पर होता है. अह आता है शब्द में, बालकः तो पुल्लिंग हुआ, आ आया तो वो स्त्रीलिंग हुआ, और अम आ गया तो नपुंसक लिंग हो गया. संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. बट ये इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? संसार में असंख्य शब्द हैं, नाउन हैं. आप रटेंगे, रटने की ये चीज है, रट के नहीं हो सकता है. इसके कुछ कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उसको आप समझ लें, आसानी हो जाएगी. देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है मैस्कुलिन जिस शब्द से भयंकरता का बोध हो, भयंकरता का बोध हो, कठोरता का बोध हो, हार्डनेस का, और विशालता का बोध हो, बहुत बड़ा, विशाल, ये सेंस दिमाग में आए. कठोर या भयंकर या विशाल, ये अगर 3 सेंस आता है तो वैसे शब्द को आप मैस्कुलिन मान लेते हैं, उसको पुल्लिंग में रखते हैं, और उसके लिए प्रोनाउन ही आता है सर्वदा. कहीं भी जरूरत पड़े तो उसके लिए सर्वनाम ही कहते हैं, क्योंकि वो मैस्कुलिन है स्पष्ट रूप से. और फेमिनिन, फेमिनिन से कोमलता, सॉफ्टनेस और सौंदर्य, ब्यूटी का बोध होता है. जैसे द मून, हिंदी में तो चांद पुल्लिंग है, लेकिन इंग्लिश में जैसे ही कहते हैं मून तो वह स्त्रीलिंग है, क्योंकि मून से ये
कोमलता का और सौंदर्य का बोध होता है। मून से मेनली सौंदर्य का ही, ब्यूटी का ही बोध होता है चंद्रमा का, इसलिए उसको स्त्रीलिंग में के फैकल्टी में रखा गया है। उसके लिए प्रोनाउन हम शी लिख डालते हैं, SHE, सी, चंद्रमा के लिए, ठीक है। और वैसे ही हम मर्सी, दया, दया एक कोमल भाव है हृदय का। मर्सी जो है वो हृदय का एक कोमल भाव है, और इस कोमलता के चलते उसके लिए भी प्रोनाउन सी लिखते हैं। तो इस तरह के शब्द जितने होते हैं जिसमें कोमलता और सौंदर्य का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। कॉमन, उभय, उभय का अर्थ ही होता है दोनों, दोनों लिंगों के लिए, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही शब्द जहां उपलब्ध हो, अलग अलग ना उपलब्ध हो, तो वह कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे एलिफेंट स्पष्ट दिख रहा है, हाथी के लिए भी एलिफेंट ही लिखेंगे और हथनी के लिए भी आप एलिफेंट ही लिखेंगे। अब फिर है कि कैसे हम जानेंगे कि यह हथनी है कि हाथी है, तो इसके लिए प्रोनाउन ही और सी दोनों आता है। इसके लिए प्रोनाउन ही और सी दोनों आता है। अगर उस हाथी में ही लिख दिए तो वो नर हाथी है, सी लिख दिए तो मादा हाथी है। इस तरह से स्टूडेंट्स, लड़का लड़की दोनों के लिए स्टूडेंट ही लिखते हैं हम, अगर ही सी लिख दिए क्लियर हो गया। टीचर, नर टीचर और कोई नारी शिक्षिका हो, कोई शिक्षिका, शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए टीचर ही लिखते हैं। द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए भी लेडी डॉक्टर या कोई भी ये डॉक्टर ही लिखते हैं। प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो हैं जो दोनों के लिए एक ही हो, उपलब्ध हो, वो कॉमन जेंडर में आ जाता है। और न्यूटन में जितनी निर्जीव चीजें हैं संसार की, नॉन लिविंग थिंग्स, और तुच्छ चीजें, छोटी छोटी चीजें जिनका वजन आप मान लें 2 किलो 3 किलो से अधिक न हो, जिनका वजन 2 किलो 3 किलो से 3 केजी से अधिक न हो, एक अपना हिसाब लगा लेते हैं, तो वैसे को आप निर्जीव में रख देते हैं। जैसे चेयर, चेयर निर्जीव है, न्यूटर जेंडर है। अगर वो निर्जीव है, ये पेन न्यूटर जेंडर है। एंट, ये तो सजीव है लेकिन वजन बहुत कम है, छोटा तुच्छ जीव है। चींटी, बटरफ्लाई, तितली, क्रो, एकदम वजन कम होता है, 2 किलो से अधिक, 1 किलो से अधिक नहीं होते हैं ये कौवे। पप्पी, कुत्ते का छोटा बच्चा, ये सब सारी। इन्फेंट, छोटा बच्चा, गोदी में का बच्चा, शिशु जिसको आप बोलते हैं, शैशवावस्था में वो होता है, तो इसके लिए प्रोनाउन भी इट आता है। इट, आप जानते होंगे निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रोनाउन इट होता है। तो इन सारे चीजों के लिए, कुछ सजीव भी हैं कुछ निर्जीव भी हैं, इन सारे चीजों के लिए प्रोनाउन इट ही लगता है। इन्फेंट के लिए भी इट ही आता है। अब इन्हीं चारों के आधार पर कुछ सेंटेंस का मैं निर्माण किया हूं, आप ध्यान से देखें। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, ही इज वेरी बिग, वह बहुत बड़ा है। आप कहीं इट न लिखें, सूरज चूंकि यह पुल्लिंग है इसके लिए प्रोनाउन ही लगा दिया गया है। पुल्लिंग क्यों है कि सूरज से ये विशालता का बोध हो रहा है या कठोरता का, हार्डनेस का बोध हो रहा है, धूप बहुत कठोर होती है, तो इसके लिए ही लग गया है। और डेथ इज फियरफुल, मृत्यु भयंकर होती है। डेथ इज फियरफुल, नन कैन एस्केप, कोई नहीं बच सकता। फ्रॉम हिज क्लच, उसके पकड़ से, उसकी मुट्ठी से कोई नहीं बच सकता। यहां देखिए, ये मृत्यु भयंकरता का द्योतक है, भयंकरता का बोध होता है, इसलिए इसको इसका पॉजिटिव केस, ही का पॉजिटिव केस यहां हिज दे दिया गया है। नन कैन एस्केप फ्रॉम हिज क्लच, फ्रॉम इट्स क्लच नहीं, मृत्यु को निर्जीव न समझे। अंग्रेजी की बात हो रही है यहां इंग्लिश की बात हो रही है। डेथ को आप निर्जीव न समझे। मृत्यु तो हिंदी में स्त्रीलिंग है, मृत्यु हो गई, लेकिन जहां मृत्यु की बात आती है इंग्लिश में और कहा जाए कि मृत्यु कौन ये जेंडर है, आप सीधा कहेंगे कि मृत्यु मैस्कुलिन जेंडर है। क्यों? तो उससे भयंकरता का बोध होता है। ये इंग्लिश में जेंडर का विभाजन ही किया गया है सेंस के आधार पर। मैंने पहले भी बताया कि हिंदी में विभाजन किया गया है लिखावट के आधार पर, संस्कृत में उच्चारण के आधार पर, और इंग्लिश में, इंग्लिश का बेस क्या है, इंग्लिश में जेंडर का विभाजन किया गया है सेंस के, भाव के आधार पर। तो इसका भाव आ रहा है भयंकरता का, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन ही लग गया। ये पॉजिटिव केस में ही है। मैस्कुलिन, फेमिनिन आ गया। द मून इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है। हिंदी में तो चांद पुल्लिंग ही है, चमक रहा है कहेंगे, लेकिन सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर लगता है, सुंदर दिखता है। चांद चमक रहा है, वह सुंदर दिखता है, दिखती है नहीं कहेंगे।
हिंदी में जब उसको कहेंगे तो ये नहीं कि सी जब लिख दिया तो दिखती है कहेंगे, हिंदी में तो दिखता ही है कहेंगे, क्योंकि हिंदी में चांद पुल्लिंग है, लेकिन अंग्रेजी के लिए प्रोनाउन उसके लिए सी हो जाएगा। मर्सी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दया एक भाववाचक संज्ञा है। दया शब्द जो है वो भाववाचक है। मर्सी, मर्सी से कोमलता का भाव स्पष्ट होता है, दया का। तो सी कम्स फ्रॉम इनर हार्ट, सी कम्स फ्रॉम इनर हार्ट, सी कम्स फ्रॉम हार्ट, वह हृदय से आती है। दया कहां से उत्पन्न होती है? हृदय से। तो यहां मर्सी के लिए भी सी लग गया, जो कि कोमल चीज है। इसी प्रकार से ये आप जान लीजिए, कॉमन जेंडर की बात आती है। दैट इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। हाथी कॉमन जेंडर है। और दैट इज एन एलिफेंट, सी इज स्टैंडिंग, वह एक हथनी है और वह खड़ी है। ये इसको इस एलिफेंट के लिए हाथी मैंने क्यों कहा? इसलिए कि आगे ही लिखा हुआ है। इसको मैंने हथनी कैसे जान गया? इसलिए कि इसके लिए प्रोनाउन सी लिखा गया है। तो ये कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए एलिफेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि एलिफेंट के लिए आप कहीं एलिफेंटाइन लिख देते हैं, ऐसा नहीं। डॉक्टर के लिए डॉक्टराइन लिखते, ऐसा नहीं होता है। आगे, दिस इज चेयर, यह कुर्सी है। इट हैज बीन ब्रोकन, यह तोड़ दी गई है। इट हैज बीन ब्रोकन, इसके लिए देखिए प्रोनाउन इट आ गया। निर्जीव है, न्यूटर है। द पप्पी रन्स, कुत्ते का बच्चा दौड़ता है। द पप्पी रन्स आफ्टर इट्स मास्टर, कुत्ते का बच्चा अपने मालिक के पीछे दौड़ता है। ये इट्स है। इट किसके लिए लगा? कुत्ते के बच्चे के लिए अगर प्रोनाउन इट हुआ तो उसके लिए पॉजेसिव केस इट्स ही होगा। मैंने केस चैप्टर पर बहुत सुंदर इसको डील किया है कि एक ही कॉलम के अगर नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस आ जाए तो इसका अर्थ होता है इट्स, का मतलब होता है अपना। तो कुत्ते का बच्चा अपने मालिक के पीछे दौड़ता है। देखिए इसके लिए प्रोनाउन इट लग गया, इट का पॉजेसिव केस इट्स है। तो इस प्रकार से मैंने ये डील किया। ये अंग्रेजी में जेंडर का विभाजन भाव के आधार पर हुआ है, सेंस के आधार पर कि कौन कैसा सेंस दे रहा है। अगर वह सेंस भयंकरता, कठोरता, विशालता का देता है, आप ऐसे शब्दों को मैस्कुलिन समझ लें। सीधा याद करने से ये होगा, कितना आप रटेंगे। अगर सौंदर्य और कोमलता का भाव देता है, आप इसको सीधा फेमिनिन समझें। अगर वो भाव देता है, दोनों के लिए एक ही शब्द उपलब्ध है, उभयलिंग, दोनों के लिए एक ही, तो उसको आप कॉमन जेंडर समझें। लिखा गया है एग्जाम्पल्स। और कुछ संसार की निर्जीव वस्तुएं जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी है। और छोटी छोटी चीजें जिनका वजन 2 किलो 3 किलो मैक्सिमम हो, तो वैसे चीजों को इसी फैकल्टी में न्यूटर में रखा गया है और उनके लिए सेंटेंस बनाया गया है। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि इससे अब आसान कुछ तरीका नहीं हो सकता। कंसेप्ट को मैंने बहुत भली भांति आपको बता दिया। इसको बार बार पढ़ें, 1-2 बार पढ़ के कुछ और उदाहरणों को आप जनरेट करें अपने से। और जब ऐसा करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट और जीवन भर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और इसके मामले में आपको सुदृढ़ता आ जाएगी, आप सुदृढ़ हो जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू।